नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किसान संशोधन विधेयक के विरोध में जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया और धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा और मांग की कि किसान बिलों में जुड़े किसान विरोधी अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बने और सरकारी मंडी और फसल खरीद पर कानून बने। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 एवं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 एवं आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 के जरिए किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। इससे ग्रामीण भारत को पूरी तरह से तबाह होने की संभावना है। किसानों की एमएसपी छीन जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए गुलाम बनाने पर मजबूर किया जाएगा। ऐसे में आज पूरे देश का किसान सड़कों पर आंदोलित है। यह किसान विरोधी कानून भी सब किसानों के हित में वापस लिया जाना अनिवार्य है। मांगे पूरी न होने की दशा में कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करे बात होगी। क्या मामला है? देखिए, मामला पूरा देशव्यापी है। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर आए हुए सारे लोग, हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ की लगभग 75% आबादी गांव में रहती है और ऐसे में किसान विरोधी बिल पास करा लेना, विपक्ष को बहस का मौका नहीं देना, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर अधिग्रहण है और तानाशाहीपूर्ण रवैया है कि देश में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा है कि किसान जो देश की आत्मा है, जो हम सब का पेट भरता है, उसके खिलाफ एक बिल आता है और बगैर बहस के पास करा लिया जाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा काला दिन इस देश के लिए कोई और नहीं हो सकता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर किसानों ने जो देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, उसमें जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ भी समर्थन करती है। और किसानों के हित के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो आजमगढ़ का बच्चा बच्चा अपने आजमगढ़ के इतिहास के मुताबिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेगा। इस क्रांति में आजमगढ़ सबसे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा जिलाधिकारी राजेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला के साथ जूम ऐप के माध्यम से एनआईसी आजमगढ़ में कोविड-19 एवं संचारी रोग के संबंध में समस्त ईओ, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी ने समस्त ईओ, नगर पालिका, नगर पंचायतों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में जहां जहां जल जमाव है वहां पर एंटी लार्वा चूना का बराबर छिड़काव कराते रहें। नगर पालिका, नगर पंचायतों के वार्डों, मोहल्लों में प्रतिदिन फॉगिंग कराने के लिए रोस्टर बनाकर फॉगिंग करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही समस्त नगर पंचायतों में जिन जिन ग्राम पंचायतों की सीमा संबंधित नगर पंचायतों से लगी हुई है उसमें भी कूड़ा उठान, साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित वीडियो व डीपीआरओ के माध्यम से जांच कराएं कि नगर पंचायतों से लगी ग्राम पंचायतों में कूड़ा उठान, साफ सफाई कराई जा रही है या नहीं। देवरांचल क्षेत्रों में आई बाढ़ से किसानों की फसलें तो नष्ट हो चुकी थी कि विगत कई दिनों से हो रही बारिश किसानों के फसलों पर कहर बन के बरस रही है। देवरांचल के कई इलाकों में बारिश और तेज हवा के कारण किसानों द्वारा की 6 महीने की मेहनत और आशाओं पर पानी फिर गया है। लगातार हो रही बारिश से धान की खेती के साथ साथ गन्ने की फसल भी चौपट हो गई है। तो वहीं देवरांचल क्षेत्र रसुलपुर ग्राम सभा में दबंगों द्वारा पुलिया बंद करने से पानी की निकासी रुक गई है, जिससे फसलों को और भी नुकसान हो रहा है। बाढ़ से अभी पूरी तरह राहत भी नहीं मिला था कि लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। किसानों द्वारा बंद पुलिया खोलने के लिए कहने पर दबंगों द्वारा धमकाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर किसानों ने पुलिया खुलवाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गाँव का संपर्क मार्ग पानी में बह गया, तो वहीं कई मकान धराशायी हो गए, जिससे जान और माल का भी नुकसान हुआ है। स्थानीय किसान की बात सुनवाते हैं आपको। धान गायब होत हमें और पानी से एकदम अपरंपार पुलिया मुंद दिले में चतुरी वहाँ कोनो व्यवस्था ना है कि हमन के उसी नाते हमन के यहाँ आइले कहने पर क्या कह रहे हैं? अब पुलिया खुल जाए तो हमन पानी निकल जाए, 2-3 जाने घर भी बुड़ल है। कोनो सड़क काट दो, कहते हम सड़क काट दो। अच्छा, पुलिया जो है सरकारी है? सरकारी है, सरकारी बराबर पानी उसी में आता है।
अच्छा, वो पहले से पुलिया लगी हुई है? जब से सड़क बनी है तब से लगी अच्छा, उसी रास्ते से प्राकृतिक पानी पहले भी निकलता था? हाँ उसी से। और बोल रहे हैं जानवर के जब सड़क काट दो, सड़क मेरे कैसे काटेंगे? अच्छा, इतनी बराबर माले थे बराबर। इतनी पब्लिक रास्ता रुक जाएगी। अच्छा, इसलिए आप लोग थाना अध्यक्ष जी को प्रार्थना पत्र? हाँ इसलिए आए। ठीक, धन्यवाद। आज पूरे देश में किसान बिल को लेकर विरोध व धरना प्रदर्शन जारी है। तो वही अम्बेडकर नगर जनपद में भी कृषि विधेयक को बिल को किसान यूनियन ने बताया किसान विरोधी। बिल के विरोध में किसान यूनियन और कांग्रेस ने अकबरपुर टांडा मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, बिल वापस लेने की मांग की। किसान यूनियन के प्रदेश प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस और किसान यूनियन ने चेतावनी दिया कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सत नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के उनके दर्शन से प्रेरित होकर भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में द्वय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा, सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षक सत्येंद्र देव सिंह, सदस्य विधानसभा सहित भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आजमगढ़ के सिविल लाइन चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगी हुई है, जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल चौराहे स्थित सिविल लाइन में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपाइयों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश मिश्र गुड्डू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता की सोच थी कि वह हर सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वह मूलभूत सुविधाएं हो चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ हो। वो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते थे। वह कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर दुखी हो तो अपना जीवन असफल है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 1,65,000 बूथों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष मीडिया प्रभारी विवेक निषाद सहित काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अखिलेश मिश्र गुड्डू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने, आपको सुनवाते हैं। क्या कार्यक्रम था? क्या आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती थी। अंत्योदय के प्रणेता और जिनकी सोच ही थी समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं या सरकार की योजनाएं हैं इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। वह अंतिम व्यक्ति के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने कहा था कि जब समाज का अंतिम व्यक्ति सुखी हो तो ये समझिए कि अपना जीवन जो है वो सफल है। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 1,65,000 बूथों पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया था। सर्वप्रथम जो भी बूथ थे उन पे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि माल्यार्पण करने के लिए हम लोग उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है। वही आजमगढ़ में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले भर में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके तहत शहर के हरबंसपुर व नरौली के बूथों पर पुष्पांजलि सभा व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्रा और गुड्डू व उपस्थित भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 1,65,000 बूथों पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया है। इसी क्रम में आज हम लोग पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के पुरोधा थे और वे हमेशा यही चाहते थे कि समाज के जो भी अंतिम व्यक्ति थे उन तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे। इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। क्या कुछ कहा अखिलेश मिश्र गुड्डू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है, हमारा ये जो मिशन है, जिस दिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा का ये कार्यक्रम नगर अध्यक्ष छोटे भाई शैलेंद्र अग्रवाल जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में उपस्थित। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ये जुलूस सपा कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राजपथ को संबोधित ज्ञापन एडीएम नरेंद्र सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार को सौंपा और कहा कि सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल वापस ना लेने पर सपा के लोग संसद तक प्रदर्शन करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापक इंतजाम थे। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सीओ सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सपा विधायक संग्राम यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, हरि प्रसाद दुबे, कमलेश यादव, पप्पू यादव, चंद्रदेव राम यादव, करेली सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत संग्राम यादव विधायक अतरौलिया ने, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी जबरियन लोकसभा और राज्यसभा से कृषि अध्यादेश पारित कराया गया है, जिसके विरोध में आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी ने, शफीकुर रहमान बर्क ने और हमारी पार्टी ने संसद और राज्यसभा में दोनों जगह पर पुरजोर विरोध करने का काम किया। विपक्ष के विरोध के बावजूद भी सरकार जबरियन कृषि अध्यादेश ला करके किसान को खतियार मजदूर बनाना चाहती है, किसान को गुलाम बनाना चाहती है। इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा करके सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसान को गिरवी रखने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना था कि किसान और नौजवान इस देश की दो महत्वपूर्ण धाती हैं। अगर किसान खुशहाल होगा तो जवान भी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री का आह्वान पर जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था तो किसानों ने इतना ज़्यादा अन्न पैदा किया कि आज भारत कृषि संपन्न देश है और आत्मनिर्भर देश है। हमारी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के श्रम कानून और कृषि अध्यादेश के विरोध के लिए आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सबने ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को आगाह करने का काम किया है कि सरकार समय रहते पर चेत जाए। अगर किसान और नौजवान आंदोलित हुआ, मुकर हुआ, इनकी सत्ता के गिने चुने दिन बाकी हैं, इनकी सत्ता धाराशाही हो जाएगी और यहाँ का किसान जवान माननीय अखिलेश यादव के रास्ते को देख रहा है। जबकि सरकार कह रही है कि इसमें किसान का अहित है। मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, सरकार सरेआम झूठ बोलने का काम करती है। जब जीएसटी सरकार लागू कर रही थी, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया देश की संसद में। रात को जीएसटी ला करके कहा कि एक वन नेशन वन टैक्स। आज जीएसटी का क्या हाल है? नोटबंदी से देश को क्या लाभ हुआ? भारत के प्रधानमंत्री जी इस पर कोई भी बात नहीं रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जो हर्ष नोटबंदी का हुआ, जो हर्ष जीएसटी का हुआ, उसी तरह का एक कृषि अध्यादेश ला करके सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को गिरवी रखना चाहती है और खतियार मजदूर बनाना चाहती है, बधुआ मजदूर बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप। रोजा संस्थान वाराणसी के द्वारा तरवा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय उचहुआ में 102 तथा जहानागंज में 80 किशोरियों को गरिमा किट का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें दलित समुदाय के 102 किशोरियों को वितरित किया गया। इसके बाद रोजा कार्यकर्ता संध्या सिंह और दीपिका सिंह के द्वारा किशोरियों को व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई और स्वस्थ रहने के लिए विकल्प के बारे में जानकारी दिया और कहा कि किशोरियों की व्यक्तिगत सफाई न होने के कारण उनको अन्य तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे उनका अधिक पैसा बीमारी का इलाज करने में खर्च होता है। इस मौके पर राजकुमार, संध्या सिंह, इरफान खान, आलोक, दीपिका सिंह, मोतीलाल आदि लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक पाठशाला देवगांव पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सोशल डिस्टेंसिंग के साथ का पालन करते हुए मनाई गई, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, घनश्याम श्रीवास्तव, शिवशंकर चौहान, कपिल देव चौरसिया, रत्नेश मोदनवाल, अरुण चौरसिया, रुद्रदेव देवगांव में आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौजूद वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के पुरोधा थे और वे हमेशा ये चाहते थे कि समाज के जो भी अंतिम व्यक्ति हैं उन तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे। क्या कुछ कहा मौजूद वक्ताओं ने, सुनवाते हैं आपको। आज देवगांव सिद्धौरा मंडल में पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई। भारतीय महान चिंतक, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले युग दृष्टा दीनदयाल जी के विचारों पर हमारे नेताओं ने प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष अवधराज जी, वरिष्ठ नेता कमलेश सिंह, अशोक कुमार सिंह जी, आशीष जी, राजेश जी, संतोष जी, माननीय श्रीवास्तव जी और क्षेत्र के नागरिक उपस्थित हैं।
सभी लोगों ने विस्तार से दीनदयाल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है। आज मंडल देवगांव सिधौना में सभी बूथों पर ये पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई जा रही है। सभी बूथों के साथ साथ प्रमुख रूप से 3 जगह मंडल में मनाया गया, जयंती मनाई गई है। और हम दरियापुर नेवादा सेक्टर से होते हुए परसौरा सेक्टर से होते हुए आगे चल करके हम देवगांव में इसका समापन 2 बजे करने वाले हैं। और यह कार्यक्रम अनवरत लगातार मंडल में सभी बूथों पर चल रहा है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज मंडल देवगांव सिधौना में जन्म जयंती जो मनाई जा रही है, इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने मंडल अध्यक्ष श्री वरदराज यादव जी और श्री कमलेश सिंह जी, हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, आप सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और उनके जन्म दिवस को इसी विकास दिवस और अंत्योदय उत्थान पर मनाएं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर के साथ भारी संख्या में महासभा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी किसान बिल के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर झंडे व बैनर के साथ प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं किसान तथा कृषि मजदूर संगठनों से जुड़ा हूं। सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान किसान विरोधी बिल लाकर जो हमला देश भर के किसानों पर किया है वह दुखद है और लोगों से किसान को बचाने व साथ देने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि किसान को बहुत निराशा हुई कि जब केंद्र सरकार ने अपने कृषि सुधार पैकेज की घोषणा की तो उसमें किसानों की समस्याओं को सम्मिलित नहीं किया गया बल्कि उन्हें और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 3 और नए बिल पारित किए हैं जो भारत के ग्रामांचल में तमाम किसानी व्यवस्थाओं को बड़ी कंपनियों के हवाले कर देगी या किसान के साथ छोटे दुकानदारों तथा छोटे व्यवसायियों को भी बर्बाद कर देगी। इससे विदेशी व घरेलू कॉरपोरेट तो मालामाल हो जाएंगे पर देश के सभी मेहनतकश विशेषकर किसान नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि बिल को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, बिजली सुधार कानून को वापस लें, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए तथा पेट्रोल, डीजल व गैस को जीएसटी के दायरे में लाने और उस पर लगे सभी तरह के टैक्स हटाने का केंद्र सरकार व्यवस्था करे। क्या कुछ कहा जयप्रकाश नारायण प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ने, सुनवाते हैं। मैं जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय किसान सभा का प्रादेशिक अध्यक्ष, किसान महासभा का प्रादेशिक अध्यक्ष, और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसमें 300 से ज़्यादा संगठन हैं, उन्होंने आज यह ऐलान किया है। यह ऐलान 3 किसान विरोधी जो अध्यादेश था, एक जो 1955 के इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो परिवर्तन किया गया था जिससे जमाखोरी के लिए और पूंजीपतियों को अकूत भंडारण की सुविधा होगी और संकट के समय में इस देश के गरीबों पर कहर गुजरेगा। हमने ये देखा है सन 1943 और 44 में अनाज गोदामों में कलकत्ता के सड़ रहे थे और सड़कों पर 40 लाख लोग भूखमरी से मर गए और मोदी सरकार इस देश को उसी भूखमरी की तरफ ले जा रही है। दूसरी चीज़ जो पहला कानून है वह इस देश में लोगों के किसानों के उत्पाद के मूल्य की गारंटी करने में बाधा पहुंचा रहा। वो कह रहे हैं हमने आज़ादी दी, जैसे लगता है आज़ादी देने वाले पैदा हो गए हैं। जब आज़ादी की लड़ाई थी तब गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि हम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, यानी किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में लूटने की आज़ादी दी जा रही है। कहा जा रहा कि मंडी से बाहर आप बेच सकेंगे। हमारे घर में 2 कुंटल गेहूँ पैदा होता है, हम केरल ले जाएंगे बेचने, हम जब बेचेंगे तो बगल में बेचेंगे। और इस पर कहा गया कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए, इस कानून में एक क्लाज ला दीजिए। वो लाज यह हो कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करता है जो सरकार की घोषित मूल्य है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए, उसे आपराधिक मुकदमा माना जाए। लेकिन ये आपराधिक इसी बात पर नहीं तैयार है, यानी आप पूंजीपतियों को इस देश के मंडियों पर कब्जा करने की छूट दे रहे हो। तीसरा, भूमि संशोधन कानून जो ले आए हैं उस कानून में क्या होगा कि ये इन्होंने कहा कि अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ भूमि पर ठेकेदारी के लिए छूट 2006 में दे दी गई।
आज पूरे बिहार का मक्का 700 रुपये कुंटल बिक रहा है और सरकारी रेट 1700 कुंटल है। आज किस मांगों को लेकर आप ज्ञापन? आज हम इन्हीं मांगों को 3 जो बता रहे हैं इन्हीं को लेकर के हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि तीनों कानून तत्काल वापस ले लिया जाए और इसे खत्म किया जाए। इसे संसद राष्ट्रपति इस पे दस्तखत न करें, राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, वो इस पे दस्तखत न करें। आगे हमारा आंदोलन चलेगा। 1.5 लाख हर राज्यों से किसान पोस्ट कार्ड भेजेंगे राष्ट्रपति के नाम, तो दस्तखत न करें। और 1 तारीख से पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ असहयोग शुरू होगा। अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो 1 तारीख से पूरे देश का किसान असहयोग करेगा। दूसरी चीज, अभी परसों संसद बंद होने के पहले इन्होंने 3 श्रम कोड पास किया है। उसमें इन्होंने 300 मजदूर रखने वाले पूंजीपतियों को छूट दे दी है कि उनको कोई श्रम कानून नहीं होगा, वो जब चाहें निकालें, जब चाहें रखें, कोई न्यायालय में नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि किसानों के अब निर्णय किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे, उसके लिए SDM और DM देखेगा। यानी कोर्ट की भूमिका को खत्म कर दिया गया। अभी तक हम न्यायालय में जाते थे, हमें राहत मिलती थी। आज ज्ञापन दिया? हमने ज्ञापन दिया है, SDM सदर आए हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमारा लिए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो राष्ट्रपति महोदय के नाम भेजेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। विपक्षी पार्टी द्वारा पूरे देश भर में किसान विरोधी बिल को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है, तो वही इस आंदोलन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अब मैदान में कूद गई है। इसी को लेकर अम्बेडकर नगर जिले में कृषि बिल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कृषि बिल सही है तो सरकार लोकसभा में चर्चा, बहस और वोटिंग से भाग क्यों रही है। इस कानून के माध्यम से अब किसान लोगों के शोषण के शिकार होंगे। इस बिल में प्राइवेट की जो कंपनियां होंगी हमें वही बीज देंगी, वही खाद देंगे और उन्हीं को हमें अनाज बेचना पड़ेगा। जब किसानों की उपज प्राइवेट वाले लेंगे तो दूसरे का हम अनाज नहीं बेच सकेंगे। सरकार क्रय केंद्र और मंडी समाप्त कर देगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। ब्यूरोक्रेट के मुट्ठी में ये बीजेपी की सरकार हो गई है, मुख्यमंत्री उनकी मुट्ठी में है, इस नाते ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बरसात आते ही सड़कें सारी गड्ढे में बदल गई हैं और सरकार दावा करती है कि सारी सड़कें गड्ढा। देखिए, सरकार हमेशा झूठ बोल रही जब से ये बनी है। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया देंगे गरीबों के खाते में, नहीं दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया, बल्कि उल्टे 14 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई दुगुना हो गई। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त नहीं, हम लोग सुनने में फर्क हो गया। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें हम गड्ढा युक्त बना देंगे, हम लोग सुने कि ये मुक्त बोल रहे हैं, हम लोग को सुनने में भरम आ गया। आज मैं तो देखा कि एक दिन फेसबुक पर एक किसी सज्जन ने डाला था, पूरे भारत का नक्शा सड़क पे था और भारत के नक्शे में गड्ढा था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि भारत गड्ढे में है कि गड्ढे में भारत है। ऐसा फेसबुक पर मैंने देखा था। तो ये सरकार 100% झूठ बोल रही है। ये देश का पैसा लूटने में ऊपर से लेकर नीचे तक सब लूट रहे हैं। पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। आप उठा के देखिए, राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, सुप्रीम कोर्ट के जज गुजराती, उसके साथ साथ कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश के बैंकों से पैसा लेके भागने वाले सब गुजराती, देश में पैसा लेके भागने वालों का कर्जा माफ किया गया 68,607 करोड़, वो सब के सब गुजराती। तो देश में गुजराती बिजनेस करने आए हैं। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर खोजो, अवसर पैदा करो, अवसर पैदा हो गया। 2800 का कोविड किट 26,000 में भी खरीदा गया, सरकार ने खरीदा। 1500 का कोविड किट खरीदा गया 22,000 में। तो ये 65 जिले की रिपोर्ट आ गई और एक भी जिले में आज तक FIR नहीं हुआ। जो 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ लूटा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जो 4 करोड़, 5 करोड़ लूटा, ऐसे लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर हो रहा है। आपने देखा कई DPRO सस्पेंड हुए। जबकि जिले में पैसा रिलीज होता तो DM रिलीज करता है, तो सबसे पहले तो सजा DM को मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे सज्जन मुख्यमंत्री हैं कि उन्नाव रेप कांड में दोषी वहां के DM पाए जाते हैं, वहां का SP पाया जाता है। जांच होती है, जब CBI कहती है कि ये दोषी हैं, तब उनको रेलवे का डायरेक्टर बना दिया जाता है, MD बना दिया जाता है ऐसे DM को। तो ये तो अपराध को रोकने नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और दूसरी तरफ देश बेच दिया,
28 विभाग बेच दिया। सरकारी हॉस्पिटल बेचने जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बेचने जा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने की तैयारी है, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं। तो इस नाते किसान भयभीत है। जो ये कानून ले आए हैं वह किसानों के गले में एक फसरी लगा दिए हैं। इस नाते किसान परेशान है कि हम अपना माल, जैसे बिहार में 1760 रुपये में मक्का का रेट किसान तय किया है, लेकिन ना क्रय केंद्र होने के नाते, ना मंडी में खरीद होने के नाते किसान 800-900 रुपये में बेच रहा है। ये उसकी दुर्गति है। तो ये सरकार देश के साथ देश को दुर्गति की तरफ ले जा रही है, प्राइवेट को दे रही है, जिससे देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घर से लोगों को पकड़ के लेके जाती है और मुठभेड़ दिखाती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है, जल्द ही वो पास होने वाला है। वो बगैर किसी कोर्ट के आदेश के किसी के घर में तलाशी हो जाएगी, किसी को भी वो उठा लेगा, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं, वो सीधे उसको जेल भेज देगा। ये काला कानून पास किए। और जहां तक आपने कहा कि घर से उठा रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि पंचायत निर्वाचन नामावली बृहद पुनरीक्षण 2020 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर 2020 से 12 नवंबर 2020 तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि घर घर जाकर बीएलओ के लिए विहित कार्य करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यवेक्षकों और बीएलओ को 2 दिनों में प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस का डंडा चलाया, जिसमें कई अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना कप्तानगंज पुलिस ने एक अवांछित अभियुक्त को एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। तो वही थाना अतरौलिया की पुलिस ने एक अदद नाजायज देसी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें आज जनपद में अगर 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की तो जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की जबरदस्त तैयारी और बॉलीवुड में फिल्मी माफियाओं से परेशान एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म अयोध्या में सुपरस्टार गोविंदा ने कहा कि यह फिल्म अयोध्या को अब बहुत बड़े लेवल पर बनाना, फिल्म महाबली से अच्छी और बड़ी बनेगी। अगर आप चाहें तो मैं बिना पैसे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। एआर एंटरटेनमेंट के सेलिब्रिटी मैनेजर और इवेंट डायरेक्टर अरविंद चित्रांश ने कहा कि पूर्वांचल का लोक कला संरक्षक होने के नाते हिंदी प्रदेश के हजारों कलाकार, लेखक, गीतकार, तकनीशियन से एक दिलचस्प बात पूछना चाहता हूं कि हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में क्यों है, जबकि आज स्थिति यह है कि मुंबई में बनने वाली ज़्यादातर हिंदी फिल्मों की शूटिंग दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में होने लगी हैं। यानी हिंदी फिल्मों के बाजार का बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में ही है। इसलिए हिंदी फिल्म उद्योग हिंदी प्रदेश में होना चाहिए। यह बड़ा सवाल है कि जब तमिल फिल्मों का केंद्र तमिलनाडु, तेलुगु फिल्मों का केंद्र हैदराबाद, पंजाबी भाषा की ज़्यादातर फिल्में पंजाब में, तो फिर हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में क्यों है? दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पटना या फिर भोपाल, जयपुर, हरियाणा आदि शहरों में क्यों नहीं? इसीलिए उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी का निर्माण होना हिंदी प्रदेश के हजारों कलाकारों का रोजी रोटी के साथ मनोबल बढ़ाएगी। दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, उपचुनाव पर फैसला। 29 सितंबर के बाद 3 चरणों में होंगे बिहार चुनाव। चुनाव आयोग ने देश भर में हो रहे उपचुनाव की आज घोषणा कर दी है। पहला चरण 28 अक्टूबर 16 जिलों की 71 सीटें, तो वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर 17 जिलों की 94 सीटें पर होंगे, तो वहीं तीसरा चरण 7 नवंबर 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने देश भर में हो रही उपचुनाव की आज घोषणा कर दी है। दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव पर फैसला 29 सितंबर के बाद होगा और 3 चरणों में बिहार चुनाव होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मुन्ना चौबे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम महाराजपुर नंदाव तहसील मार्टिनगंज, गुप्ता बस्ती राजस्व ग्राम डिहवाबारी तहसील निजामाबाद, मेवालाल के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग तहसील सदर, अतुल जलान के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सरफुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, प्रदीप भारतीय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बलरामपुर तहसील सदर, आकाश विश्वकर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सम्मोपुर तहसील सदर व मोहम्मद अशरफ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम आदमपुर तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ में निजामाबाद तहसील पर मत्स्य पालन हेतु पोखरे की नीलामी में 11 गांवों की पोखरी तालाब की नीलामी प्रक्रिया में बोलने की प्रक्रिया में लोग आए हुए थे। कुछ गांवों की पोखरी तालाबों की नीलामी में तहसीलदार द्वारा पारदर्शिता बरती गई, मगर जब गंभीरपुर और फतुपुट्टी की पोखरी की नीलामी की बारी आई तो एक पक्ष और नियम के विपरीत मनमाने पूर्ण कार्रवाई से नीलामी में जुटे लोगों द्वारा और वकीलों द्वारा तहसीलदार का घोर विरोध किया जाने लगा। उपस्थित लोगों द्वारा नीलामी में पारदर्शिता की मांग की जा रही थी, मगर तहसीलदार द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी। उनके अड़ियल रुख के कारण हंगामा हो गया। अंत में तहसीलदार द्वारा बोली को बीच में ही छोड़कर फरार हो जाना लोगों को और आशंकित कर दिया। इससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। लोगों द्वारा तहसीलदार के कृत्यों की घोर भर्त्सना की जाने लगी तो बाद में तहसीलदार द्वारा फ़ोन करके नीलामी को रद्द की गई, मगर भीड़ तहसील पर जमी रही। थानाध्यक्ष निजामाबाद अनवर अली खान अपने हमराई पुलिसकर्मियों के साथ जाकर भीड़ को जाकर शांत कराया। कहना चाहते हैं आज जैसे बोली हो रही थी वो सही हो रही थी, बीच में जो है क्या बात बढ़ जा रही है भाई। मेरे कहने का मतलब कि 1/4 अगर 5-6 गांव की बोली हुई है, 1/4 रुपया जब जमा करने की बात है, अगर कोई आदमी किसी के पास पैसा नहीं है तो क्यों बोली बोल रहा है? बोली क्यों लगाएगा भाई? उसको हटा देना चाहिए। पैसा उतना आज की बोली आपको पारदर्शी नहीं लग रही है? नहीं लग रही। धन्यवाद। पूरी तरह से ये 420 किया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है कि आप बोली लगाइए, पैसा बढ़ाइए और पैसा जमा नहीं कराया जा रहा है। हमारे प्रधान जी भी आपकी क्या समस्या है? किया जा रहा है। रहने वाला हूँ, खान नाम मेरा है। क्या नाम है आपका? सुनील बाबू, आप भी कुछ कहेंगे? सर मैं बोली में आया था, बैठा था फतुपट्टी की बोली में, मेरे भाई और शिक्षा के लड़के लोग बैठे थे और ये वो एडवोकेट तहसीलदार मार्टिनगंज का मंत्री आज निजामाबाद में अपने एक क्लाइंट के साथ नीलामी की प्रक्रिया में यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ पे देखा माननीय आपके तहसीलदार साहब बोली बुलवा रहे थे। उसमें यह स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि 1/4 जमा करने के बाद बोली बोली जाएगी। एक विकलांग व्यक्ति बसिया या कहाँ का था, धन्नीपुर बसिया का था, उससे 1.5 लाख रुपया जमा कराने के बाद उसके पास पैसा नहीं रह गया तो उसको वापस भेज दिया गया। लेकिन इन्होंने आपका फत्तूपट्टी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ कोरोना से मौत पर 10 लाख की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश भर में पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आजमगढ़ में भी सभी पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है। तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने मुख्यमंत्री के इस घोषणा की तहे दिल से स्वागत किया है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के नेतृत्व में मास्क वितरण व प्रशासन द्वारा जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों द्वारा जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क का वितरण किया गया और यह अभियान कलेक्ट्रेट से शुरू होकर पूरे जिले में चलाया गया। मास्क न लगाकर चलने वाले वाहन सवारों और दुकानदारों पर चालान के माध्यम से कार्रवाई की गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बताया कि अभियान लगातार जिले में चलता रहेगा। सुनवाते हैं सुधीर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक यातायात, और गौरव कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की बातों को। प्रशासन को रोकने के लिए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहाँ थूकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 15 दिन की चालान की। और जो गरीब लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए उनको मास्क भी रेड क्रॉस की ओर से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बांटा जा रहा है। तो इसमें आज का जो अभियान है उसका उद्देश्य है
जो लोग जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान करना, और जो अच्छा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको भी मास्क उपलब्ध कराना ताकि वो भी मास्क धारण करें। और ये अभियान पूरे शहर में चल रहा है, सिटी क्षेत्र चल रहा है। अब तक कितनी गाड़ियों का चालान काटा गया? चालान काटा जा रहा है, लगभग 15-20 गाड़ियों कट चुका है। चालान नहीं, जो मास्क नहीं लगा रहे उनका भी है, जानबूझ के सक्षम है, मास्क रखे हुए हैं। और जो गरीब वर्ग है, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको मास्क वितरण भी किया जा रहा है। देखिए, अभी नोडल ऑफिसर की विजिट हो रही है ज़िले में, 2 दिन से वो दौरे पर हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ठेले वाले हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संपन्न लोग हैं, यदि उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो यही कार्यक्रम है। इसी के तहत जो है क्षेत्राधिकारी महोदय हमारे साथ हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से ये लोग हैं, तो इन सबके साथ ये अभियान चलाया जा रहा है संयुक्त रूप से। कहाँ तक चलेगा? अभी हमने कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू किया है, अभी यहाँ आपके साथ बाजार में है, इसके बाद तहसील परिसर के आसपास, फिर चौक के आसपास। तो जो भी भीड़ भाड़ वाले जितने इलाके हैं वहाँ पर कवर करने का पूरा इरादा है इसमें। यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा सर? आज का ही अभियान है, बाकी तो रोजाना चल ही रहा है। मास्क के प्रति जो जुर्माना है वो भी चल रहा है और निःशुल्क मास्क वितरण भी चल रहा है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्यक्रम है वो आज ही का अभियान है। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल हाजी मजीद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी, राजपत्ती बेस तथा नगर पालिका कर्मचारी सहित नगर पालिका के सभी सभासद उपस्थित रहे। नगर पालिका बाबू राजन चौधरी ने मेमोरेंडम पढ़कर सभी सभासदों को जानकारी देते हुए मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल जमाव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध पर विशेष जोर देते हुए सभी विभाग व व्यवहार, पर्यटन, प्रचार प्रसार की व्यापक योजना बनाएं, जिसमें जन सम्मान जानकारियों की सुलभ उपलब्ध सुनिश्चित की जा सके। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत जागरूक किया जाए, संक्रमित बीमारियों को रोका जा सके। इस मुख्य उद्देश्य से आज नगर पालिका के मीटिंग हॉल में चेयरमैन द्वारा बैठक की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सभासद अरशद जमाल, सभासद हाजी इफ्तिखार अहमद, सभासद शराफत अली, सभासद इरफान अहमद, सभासद मास्टर नियाज अहमद, सभासद वसीर अहमद, परवेज अहमद, शम्भू जमा अंसारी, सभासद मोहम्मद असलम सहित कई लोग मौजूद रहे। किन बिंदुओं पे की गई, क्या मुख्य चर्चा है? इस समय भारत सरकार ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक शासनादेश जारी हुआ है कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में ये है कि जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए कि संचारी रोग न फैले। चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, JES, AE कई बीमारियां हैं। ये इस तरह बीमारियां, संक्रामक जो भी बीमारियां, ये न फैले, इसको लेकर लोगों में जन जागरूकता पैदा करनी। उसी के उपलक्ष्य में शासन से निर्देश है कि जन सहभागिता का भी इसमें जन सहयोग लिया जाए, जिसके चलते जो भी निर्वाचित सदस्य हैं हमारे नगर पालिका के, उनको बुलाकर एक मीटिंग ली जाए और उनको जन सहयोग करने के लिए थोड़ा सा निवेदन किया जाए कि आप जनता के बीच में थोड़ा सा जन जागरूकता पैदा करें, जिससे कि ये महामारी, जो भी महामारियां हैं संक्रामक रोग की, ये सब न फैले, जिसको लेकर आज मीटिंग बुलाई।